उपस्थित हुए हैं, मैं समझता हूं कि वो देश के जागरूक नागरिक हैं और वो इस कोरोना को सामान्य फ्लू मानते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। हेलो, अब हम बात करेंगे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे अपनी बात उठा रहे थे, यूट्यूब ने वीडियो हटा दिए, यूट्यूब ने अपना अकाउंट तक डिलीट कर दिया, फेसबुक भी आपको रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो अल्टीमेटली हमको ये लड़ाई सड़कों पे आके लड़नी ही पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। सरकार हमारी बात नहीं सुनती है। मैंने सरकार को, देश के सारे चीफ मिनिस्टर को, देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर को कम से कम 500 बार ईमेल किया, कम से कम 500 बार ईमेल किया, कभी भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उनको पता है कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। तो साथियों, पहले आप एक चीज देख लीजिए कि किस प्रकार से दूसरा लॉकडाउन लगने वाला है। सेकंड लॉकडाउन लगने वाला है सर्दियों के मौसम में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी लग सकता है। और जब लगेगा तो लगने का बहाना यह होगा कि केस बढ़ रहे हैं, डेथ बढ़ रही है, ये अपने केस बढ़ा देंगे, अपने मैनिपुलेशन के माध्यम से डेथ रेट को बढ़ा देंगे और सेकंड लॉकडाउन लगाएंगे। सेकंड लॉकडाउन लगाने के बाद आप लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं होगी। बाहर कैसे जाएंगे? जिसको बाहर जाना है उसके पास एक वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके हाथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो आप जंतर मंतर आ सकते हैं, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो आप नौकरी पर जा सकते हैं, बच्चे के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो स्कूल जा सकता है, शिक्षक के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा तो वो पढ़ाने जा सकता है। अब ये सर्टिफिकेट में होगा क्या? ये सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट है। आपके हाथ में एक क्वांटम टैटू लगाया जाएगा, उस टैटू को जगह जगह स्टडी किया जाएगा। आप जहां भी एंटर करेंगे वहां एक मशीन होगी, उस मशीन के माध्यम से आपकी आईडी चेक की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि स्वास्थ्य आईडी, वो हेल्थ आईडी ही वास्तव में आपकी डिजिटल आईडी है। हर आदमी को डिजिटल आईडी देनी है। इसको ये कहते हैं आईडी 2020। बाकायदा वेबसाइट बनी हुई है ID2020.org, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। उस डिजिटल आईडी के माध्यम से सारी कैश करेंसी बंद होने वाली है। आपके पास नोट है ये बंद होंगे, आपके पास सिक्के हैं ये बंद होंगे, आपके पास जितनी भी करेंसी ये बंद होने वाली, उसकी जगह केवल आपके पास डिजिटल करेंसी चलेगी और उसका सारा कंट्रोल आपके चिप के माध्यम से सरकार के पास या दूर जो बाहर बैठे हुए उनके पास होगा। तो ये गुलामी का नया रास्ता है। पहले फांसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो हमारे गले में डिजिटल आईडी होने वाली है। ये देखिए साथियों, अभी एक सरकार ने एफआईआर लॉन्च कराई है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार। ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा उपलब्ध न कराए जाने पर निजी चिकित्सालय के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में। इसमें लिखा हुआ कि ये 6 हॉस्पिटल के नाम दे रखे हैं। इन 6 हॉस्पिटल के नाम सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। क्यों करवाई है? उन लोगों ने अपना स्टाफ का डेटा नहीं दिया, यानी कि कहीं पर कुछ काम कर रहा है तो उसका डेटा सरकार को देना पड़ेगा और सरकार सबको आवश्यक रूप से वैक्सीन के नाम पर के वो सर्टिफिकेट लगाना उनका आवश्यक होगा। तो इसके लिए इस लड़ाई को हम सड़कों पर लड़ गए हैं और आज हम एक ज्ञापन तैयार किया है। यह ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम है। मैं आपको इस ज्ञापन को पूरा पढ़ के बता देता हूं। इसके साथ में 30 नवंबर को राजीव भाई का जन्मदिन है। पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन 30 नवंबर का मतलब यह नहीं कि 30 नवंबर, हमें आज से कल से प्रतिदिन जहां भी हो, जहां बैठे हो वहां पर 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग सड़कों पर निकले, इसका विरोध करें। खास तौर से शनिवार रविवार की छुट्टी होती है तो जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं वहां जाकर के लोगों को समझाएं। 30 तारीख तक तो ये देश में इतना बड़ा मास मूवमेंट बन जाना चाहिए कि सरकार को आपकी कदमों में झुकना पड़े। तो ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम है, थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूं। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, भारत विषय कोरोना झूठी महामारी के संदर्भ में देश की अधिकतर जनता कोरोना के नाम पर की जा रही साजिश को समझ चुकी है। जनता यह जान चुकी है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी मृत्यु दर मात्र 0.0083% बताई है। मतलब कि आप देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख में से 83 लोग मरे। तो 10 लाख में से 83 लोग मरे, इसके लिए उन्होंने पूरा देश बंद किया, लॉकडाउन किया, उसमें कितने लोग मरे?
ऐसे वायरस के लिए किसी भी प्रकार के लॉकडाउन या अन्य प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भारत की जीडीपी -24% तक गिर गई है। देश में करोड़ों लोग इस लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और भूखे मरने पर मजबूर है। कोरोना की साजिश के पर्दाफाश के लिए अनेक जागरूक देशभक्तों के द्वारा विगत 9 महीनों से अधिक समय से दिन रात मेहनत करके लोगों को इस फर्जी महामारी लॉकडाउन अनलॉक से होने वाली हानि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनसे प्रेरणा लेते हुए देश के विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर का आंदोलन पूर्ण सफल रहा था। दिल्ली में यह आंदोलन राजघाट पर हुआ था। भारत के 10 से ज्यादा शहरों में और कई कस्बों में, कई गांवों में आम लोगों ने यह आंदोलन किया था। हम सभी लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था, संपदा, सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता को बचाने के लिए आज 1 नवंबर 2020 को सड़कों पर आकर इसका विरोध किया। आज का यह विरोध प्रोटेस्ट जंतर मंतर दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ। साथ ही देश के कई शहरों में, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, राजकोट, सूरत, पटना, रायपुर, कोलकाता, बंगलोर, रांची, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, अन्य कस्बों, अन्य गांवों में हुआ और जिसमें देश के वरिष्ठ मीडिया और विभिन्न सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन समेत दुनिया के 80 से भी अधिक देशों में यह आंदोलन चल रहा है। इस फर्जी महामारी और लॉकडाउन के खिलाफ लोग अपने अपने देशों में सड़कों पर हैं। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिससे यह साबित होता है कि यह महामारी फर्जी है। पहला, जो टेस्ट 50% तक गलत है, इसका टेस्ट 2% से 50% गलत है। आप देखिए, अनानास का सैंपल पॉजिटिव आया है, चिड़िया का सैंपल पॉजिटिव आया, यहाँ तक कि इंदौर में साधारण पानी का सैंपल पॉजिटिव आया है। उस टेस्ट के आधार पर आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना कैसे किया जा सकता है? तंजानिया में बकरी, पपीता, अनानास का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद वहां के राष्ट्रपति ने WHO को बाहर कर दिया। इंदौर में पानी का सैंपल पॉजिटिव आया, ऐसे कैसे हुआ? यदि अन्य बीमारी को निकाल दिया जाए तो कोरोना से होने वाली मृत्यु दर केवल 0.1% या इससे कम है। इटली की सरकार की वेबसाइट को देखेंगे, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल कोरोना से मरने वाले की मृत्यु दर 0.1% है। एक और महत्वपूर्ण सबूत हमारे पास है, इस बीमारी के डायग्नोस्टिक किट किसी बीमारी को डायग्नोस करने का जो किट है, उस किट को सरकार ने 2017 में 2018 में ही परचेज कर लिए थे। जो बीमारी 2019 में विकसित हुई, भारत में 2020 में आई, उसके डायग्नोस्टिक किट, उसके दूसरे जरूरी सामान भारत ने 2017-2018 में ही आयात कर लिए। ये कैसे संभव हुआ? लोग स्वस्थ हैं, उनकी जबरदस्ती टेस्टिंग की जा रही है। आदमी टेस्ट कराना नहीं चाहता है, जबरदस्ती टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के बाद मालूम चलता है कि यह व्यक्ति बीमार है, क्या ये महामारी है? लोग अपने घरों में नहीं मर रहे हैं। महामारी होती है तो लोग घरों में मरते हैं। यहाँ पर तो जो हॉस्पिटल जा रहा है वो मर रहा है। इसका मतलब महामारी से कोई नहीं मर रहा है, इसके इलाज से मर रहे हैं। चीन की बात करें तो चीन के सिर्फ एक शहर वुहान में लॉकडाउन हुआ था, बाकी किसी शहर में लॉकडाउन नहीं हुआ। पूरा चीन खुला हुआ था, अभी भी खुला हुआ है। भारत के हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में लॉकडाउन हुआ। WHO को पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने जांच की थी 2009-2010 में। स्वाइन फ्लू को इन लोगों ने पेंडेमिक घोषित किया था। जांच में पाया गया कि WHO झूठ बोल रहा है, स्वाइन फ्लू पेंडेमिक था ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 1 साल बाद जांच कमेटी बैठे और बोले कि कोरोना था ही नहीं। कोरोना वायरस की साइज मात्र 100 नैनोमीटर है और मास्क की साइज 300 से 800 नैनोमीटर है। मास्क के 4 साइज। ऐसी स्थिति में मास्क की क्या आवश्यकता है? कोरोना का R नोट होता है फैलने की क्षमता। कोई बीमारी कितनी फैलती है उसको बोलते हैं R नोट। कोरोना का R नोट 2.2 है। मिजल्स का R नोट 5 से 20 है और टीबी का R नोट 12 से 18 है। ऐसी स्थिति में कौन सा ज्यादा खतरनाक है? मीडिया और सरकार के अनुसार इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है। मीडिया कहती है इलाज नहीं है, सरकार कहती है इलाज नहीं है। तो इसके इलाज में लाखों रुपए का बिल कैसे आ रहा है? जिसका इलाज नहीं है उसका लाखों का बिल कैसे आ सकता है?
कई लोगों पे खतरनाक और जानलेवा दवाइयों का ट्रायल चल रहा है। रेमडेसिविर है, इंटरफेरोन बीटा 1 अल्फा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। ये बहुत ही खतरनाक दवाई है, इन दवाइयों से मरते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट होता है कि वो दिल की धड़कन को कम कर देता है। कभी कभी वो इतना कम कर देता है कि धड़कन बंद हो जाती है। उसकी धड़कन बंद होने से व्यक्ति मरता है। तो जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मरता है, कोरोना से नहीं मरता है। भिखारी हमारे देश में जगह जगह भिखारी है, सबसे अधिक असुरक्षित वातावरण में रहते हैं। अगर कोरोना से लोग महामारी होती तो भिखारियों की मौतों की संख्या हजारों में होती। एक महत्वपूर्ण बात है, इसी कोरोना कालखंड में देश से लाखों बच्चे गायब हुए हैं। आपको एड्रीनोकॉम सोसाइटी की जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एड्रीनोकॉम सोसाइटी अमेरिका में है। उनको हर साल हजारों लाखों बच्चे चाहिए होते हैं। क्या करते हैं, उन बच्चों को वो टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं, उनके रक्त से एड्रीनोकॉम निकालते हैं। उस एड्रीनोकॉम को वो खाते हैं, पीते हैं, कहते हैं उससे वो अधिक जवान रहते हैं, अधिक लंबे समय तक 90 वर्ष 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु उसकी निकल सकती है। उस एड्रीनोकॉम की आवश्यकता के लिए जगह जगह बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किस लिए किया जाता है कि जिस बच्चों को जितना अधिक टॉर्चर किया जाएगा उसके शरीर में उतना ही अधिक एड्रीनोकॉम रक्त में आएगा। आपने पिज्जा गेट स्कैंडल का नाम सुना होगा। अमेरिका में पिज्जा गेट स्कैंडल हुआ था। पिज्जा गेट एक पिज्जा जो सेंटर है, वहां पर बच्चों को काटने की बात करती है। पिज्जा के 8 पीस चाहिए, मुझे बच्चे के 8 पीस चाहिए। पिज्जा के 16 पीस चाहिए, मुझे बच्चे के 16 पीस चाहिए। ये इस प्रकार का वैश्विक षड्यंत्र है। हमारे देश में कोरोना काल में कम से कम 2 लाख बच्चे गायब हुए हैं, छोटे बच्चे। वो कहाँ चले गए, कैसे गायब हुए, सरकार इसका जवाब दे। इसी दौरान ब्रेन ट्यूमर से जो मरा है और जो एक्सीडेंट से मरा है, ब्रेन ट्यूमर से मरने वाला और एक्सीडेंट से मरने वाले की भी मरने के बाद कोरोना टेस्टिंग हुई और पॉजिटिव आया तो बताया गया कि कोरोना से मरा है, ब्रेन ट्यूमर से नहीं मरा, एक्सीडेंट से नहीं मरा। सोचिए एक आदमी एक्सीडेंट से मर रहा है, उसको भी बता रही कोरोना से मरा। वैक्सीन के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। वैक्सीन बनाने में कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि वैक्सीन बनाने में, किसी भी नई बीमारी का वैक्सीन बनाना है, कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। ये 5 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में वैक्सीन नहीं बन सकता है। तो वैक्सीन के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहा है वो क्या है। हमने राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने हमको समय नहीं दिया। देश की सरकार से हमारी मांग है कि देश में लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना के नाम पर लगाए गए अन्य प्रतिबंधों को तुरंत समाप्त किया जाए एवं कोरोना से पहले वाली स्थिति को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए। सभी तरह के यातायात सामान्य किए जाए। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी प्रतिबंध के काम करने दिया जाए। अनावश्यक कॉलर ट्यून, अनावश्यक मास्क, अनावश्यक सामाजिक दूरी, अनावश्यक वैक्सीन को तुरंत बंद किया जाए। दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। वैक्सीन सर्टिफिकेट जैसे वाहियात प्रतिबंध न लगाया जाए। हेल्थ आईडी और सबको डिजिटल आईडी को प्रतिबंधित किया जाए। ट्रैकिंग ऐप बंद किया जाए, भ्रष्ट मीडिया को दंडित किया जाए। ये जो ट्रैकिंग जो ऐप बता रहे हैं ना, ये जो ऐप बनाए हैं लोगों ने, ये ऐप नहीं है, ये आपको ट्रैक करने का तरीका है। ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैपिंग ऐप है आपका। अगर सरकार हमारी बातों को स्वीकार नहीं करती है तो पूरे देश की जनता जल्दी ही सड़कों पर उतरकर अनिश्चित काल के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ये हमको कल से करना है। कल से जगह जगह प्रदर्शन करने हैं, जगह जगह धरने करने हैं। हर जगह जहाँ भी 10, 20, 50 लोग मिलते हैं उनको समझाना है और सैटरडे संडे को खास तौर से करना है। और 30 नवंबर तक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर, एक बड़ा मास मूवमेंट खड़ा करना है। साथ ही आदरणीय राष्ट्र, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपसे मैं रख रहा हूँ, साथ ही आदरणीय राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि वर्तमान केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों को, राज्य सरकारों को बंद किया जाए। और क्योंकि ये फर्जी महामारी है, एंड लॉकडाउन, अनलॉक और कोरोना के नाम पर लगाए गए अन्य सभी प्रतिबंध असंवैधानिक है, अनैतिक है, अत्याचारी है, अन्यायपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ सभी सबूतों के साथ FIR दर्ज कराएंगे। तो साथियों, कल से, आज से ही हमको तैयारी करनी है। अगले आंदोलन के लिए जगह जगह निकलना है और अगली FIR की तैयारी में कर चुका हूं। कम से कम 100 पेज के सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। और भी किसी के पास सबूत हो मुझे आप भेजिएगा। हम लोग 30 नवंबर को सब लोग इसी थाने में जाएंगे। थाने में जाकर के वहां अपने हाथों से FIR दर्ज कराएंगे। सबसे आगे मैं रहूंगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। मैं अकेले जाऊंगा, हो सकता है मुझे भगा दे वो लोग। 10-20 लोग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन यदि 500-1000 लोग जाएंगे थाने के अंदर, बोलेंगे भैया ये सबूत है हमारे साथ में, ये 1000 पेज के, 500 पेज के, 100 पेज के सबूत है,
केंद्र सरकार के खिलाफ और सभी राज्य सरकार के खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, तो उनको मजबूरन करनी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये एफआईआर नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक कानून बना दिया, उन्हें पता थी कि देश में हमारे खिलाफ बगावत होगी, तो उन्होंने पहले ही कानून बना दिया कि हम इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठा सकते। ये जो सबूत और ये प्रमाण हमारे पास मौजूद है, इसके लिए हम 30 नवंबर तक लड़ेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हर एम्बेसी में ज्ञापन देंगे, इनको जलील करेंगे, इनको बदनाम करेंगे। हमारे साथ दुनिया भर के लोग, दुनिया भर में जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। इनको पूरे राष्ट्र में बदनाम करेंगे और इनको सत्ता से हटाएंगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अब सत्ता पे नहीं आएगा, क्योंकि अब समझ में आ गई कि सत्ता में जो भी आता है वो 7 समुंदर बैठे उन गुंडे, उन दहशतगर्दों की जो पूरी दुनिया में शासन करते हैं और पूरी दुनिया को लूटते और सताते हैं, और आतंकवाद और जो फसाद है, जो देश को बर्बाद करने के षड्यंत्र हैं, 7 समुंदर पार से रचे जाते हैं और हमारे देश के नेता भी वही करते हैं। आशा करता हूं तरुण जी की आप लोगों ने बात सुनी होगी। इसके बाद कोई व्यक्ति आपको कोई हमें मशवरा देना चाहता है तो 2 शब्द में कह सकता है। मैं हर युवा को मौका दूंगा। जैसे हमारे आशीष जी आए थे, मैं उनका, आशीष जी रहेंगे साथ में क्योंकि हम उनसे चर्चा भी करेंगे। हाँ, हमारे बीच सत्य प्रकाश जी है, मैं उनसे कहूंगा कि इस समय तो गूंगे मत बैठो यार, इतने भी बूढ़े नहीं हो गए हो कि उठ नहीं सकते हो। आज मुझे मजबूरी में ऐसी बात कहनी पड़ी है, बुढ़ा ना कभी होने का ना हुआ। ये बात, क्रांतिकारी मरते दम तक जवान रहता है। और आपको सुनने के लिए आज इतने लोग मौजूद हैं और आपको बुलाया, आपने बहुत सता करके आए हो। मैं आपका फिर भी कहूंगा कि 2 शब्द कहें आप। सबसे पहले तो मैं इन जिन मित्रों ने इस प्रोग्राम को करने की हिम्मत की है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। या तो इनको को मास्क लगाएं कि विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने उसी के खिलाफ तो हो रहा है। कानून को हम चैलेंज नहीं कर सकते। हमें वो दो ना, गिरफ्तारी दे रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, 2 नंबर की दे रहा हूँ गवर्नमेंट से, गिरफ्तारी दे रहे हैं। 5 मिनट